ईटिंग डिसऑर्डर्स। अक्सर जब हम ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में डाइटिंग या वजन कम करने का ख्याल आता है ना। लेकिन असलियत में ये मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो जटिल है। ये सिर्फ खाने की आदतें नहीं है, बल्कि ये गंभीर मेंटल हेल्थ कंडीशंस हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर खाने को लेकर हमारा जो रवैया है वो कब एक आदत से बढ़कर एक डिसऑर्डर बन जाता है। वो कौन सी लकीर है जिसके पार जाते ही चीजें बदल जाती हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। आज की हमारी चर्चा को हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। फिर एनोरेक्सिया और बुलिमिया, इन दोनों के बीच का जो बारीक सा फर्क है उसे जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके पीछे की वजहें क्या हैं, जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इनसे बाहर निकलने के यानी इलाज के क्या रास्ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ईटिंग डिसऑर्डर्स को समझने की कोशिश करते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे किसी की दिमागी ज़रूरत उसकी शारीरिक ज़रूरत पर इतनी हावी हो जाती है। अच्छा, इसको ना एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक गाड़ी है। अब गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल, यानी खाना। लेकिन ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, इंसान उस गाड़ी को पेट्रोल से नहीं बल्कि किसी और ही चीज से चलाने की कोशिश करता है। जैसे कंट्रोल पाने की एक एहसास से, या फिर परफेक्ट दिखने की चाहत से। मतलब खाना यहाँ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि एक मानसिक जरूरत को पूरा करने का जरिया बन जाता है। और इस चक्कर में शरीर के जो नेचुरल सिग्नल्स हैं, भूख लगने के, पेट भर जाने के, वो सब नजरअंदाज हो जाते हैं। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। 90% से भी ज्यादा मामले किशोरियों और युवा महिलाओं में देखे जाते हैं। ये नंबर हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर इसी उम्र और जेंडर ग्रुप पर ऐसा क्या दबाव है जो उन्हें इतना ज्यादा वल्नरेबल बना देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे दूसरे सेक्शन में हम ईटिंग डिसऑर्डर्स के दो सबसे जाने पहचाने रूपों, एनोरेक्सिया और बुलिमिया, को जरा और करीब से देखेंगे। देखिए, इन दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। एनोरेक्सिया में वजन बढ़ने का एक बहुत गहरा डर होता है, इतना ज्यादा कि इंसान खुद को भूखा रखने लगता है और वजन खतरनाक स्तर तक गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ बुलिमिया में एक अलग पैटर्न है। इसमें पहले तो कंट्रोल खोकर बहुत ज्यादा खा लिया जाता है, और फिर उस अपराध बोध से, उस गिल्ट से निकलने के लिए उल्टी या लैक्सेटिव्स जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। और एक खास बात यह है कि बुलिमिया में अक्सर वजन सामान्य रहता है, जिसकी वजह से इसे पहचानना और भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन दोनों ही हालात में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, और वो है डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी मेले के मजेदार शीशे के सामने खड़े हों, जो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाता है। फर्क बस इतना है कि यहाँ ये मजेदार नहीं है। शीशे में जो दिख रहा है वो सच नहीं है, लेकिन उस इंसान के लिए वही उसकी असली सच्चाई बन जाती है। वो चाहे कितना भी दुबला पतला क्यों ना हो जाए, उसे आईने में हमेशा खुद का एक मोटा अक्स ही दिखाई देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई इस टेढ़े मेढ़े आईने में देखना शुरू ही क्यों करता है? इसकी जड़ें कहाँ हैं आखिर? चलिए अपने तीसरे सेक्शन में चलते हैं और बायोसाइकोसोशल मॉडल से इसकी जटिल वजहों को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक दबाव की, यानी हमारे आसपास की दुनिया की। आप देखिए, फिल्में, मैगजीन, सोशल मीडिया, हर जगह पतलेपन को ही खूबसूरती का स्टैंडर्ड बना दिया गया है। ये जो थिन इज इन वाला कल्चर है ना, और एक खास तरह के शरीर में फिट होने का जो दबाव है, वो धीरे धीरे दिमाग पर बहुत गहरा असर डालता है। अब आते हैं दिमाग के अंदर की दुनिया पर, यानी मनोवैज्ञानिक वजहों पर। होता ये है कि कई बार जब जिंदगी के दूसरे हिस्सों से कंट्रोल खत्म होने लगता है, तो खाना ही एक ऐसी चीज बचती है जिस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा हर चीज में परफेक्ट होने की धुन, अपने वजन को अपनी काबिलियत से जोड़कर देखना, और अगर पहले से ही डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी कोई समस्या है, तो वो तो बस आग में घी डालने का काम करती है। और हाँ, इसका एक बायोलॉजिकल एंगल भी है। रिसर्च ये बताती है कि अगर परिवार में किसी और को भी ईटिंग डिसऑर्डर रहा है, तो जेनेटिक कारणों से इसका खतरा बाकियों के लिए बढ़ जाता है। मतलब कुछ लोग बायोलॉजिकली ही इसके लिए ज्यादा वल्नरेबल या संवेदनशील हो सकते हैं। तो इन सारी जटिल वजहों को समझने के बाद सबसे जरूरी बात ये जानना है कि हाँ, रिकवरी मुमकिन है। तो चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं इलाज के रास्तों की। और यहाँ ये समझना होगा कि इसके लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, यानी कई स्तरों पर काम करने की जरूरत होती है।
इस इलाज की प्रक्रिया में मोटे तौर पर 3 कदम सबसे अहम माने जाते हैं। पहला है न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन, क्योंकि देखिए सबसे पहली प्राथमिकता तो शरीर को ठीक करना है, उसे सही पोषण देना है। दूसरा है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम CBT भी कहते हैं। ये उस नेगेटिव सोच को बदलने पर काम करती है, खाने और शरीर से जुड़ी वही सोच जो उस टेढ़े-मेढ़े आईने की तरह काम कर रही थी। और तीसरा फैमिली थेरेपी, इसमें परिवार को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाता है ताकि घर का माहौल भी ठीक होने में मदद करे। और फैमिली थेरेपी इतनी ज़रूरी क्यों है, ये बात इस कोट से बिल्कुल साफ हो जाती है। बच्चों की अपने शरीर को लेकर जो सोच बनती है या जो उनकी खाने-पीने की आदतें होती हैं, वो काफ़ी हद तक पेरेंट्स से ही आती हैं। इसलिए परिवार का सपोर्ट, उनकी सही भागीदारी, ये रिकवरी के सफ़र में एक मजबूत पिलर की तरह काम करती है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। एक समाज के तौर पर हम सब मिलकर एक ऐसा कल्चर कैसे बना सकते हैं जहां किसी को भी एक खास तरह के शरीर में फिट होने का दबाव महसूस ना हो, जहां हर कोई अपने शरीर को इज्जत और सेहत की नज़र से देख सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचने की ज़रूरत है।